अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अब हम ये चैप्टर 32 की गाइडलाइन स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, अब ये प्रोटीन सिंथेसिस है। तो सबसे पहले हमने किया था डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए बन गया था। फिर हमने डीएनए से आरएनए बनाया। तो ट्रांसक्रिप्शन, अब हमने आरएनए से प्रोटीन बनाना है। तो वो हमारे पास हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, जिसे हम ट्रांसलेशन कह देंगे। इसके लिए भी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि निंजा नेट का आपने लेक्चर लेना है। ठीक है, यही वाला आपके पास ना ट्रांसलेशन वाला वो एक सीक्वेंस में रहेगा। आपके पिछले जो जिस तरह जेनेटिक कोड वगैरह पहले एफएससी में पढ़ा हुआ है, उसका आपने दोबारा से रिवाइज थोड़ा बहुत ना कॉन्सेप्ट करना है अपने दिमाग में। उसके अलावा आपके पास करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कुछ जेनेटिक कोड की, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें से ये वॉबल इफेक्ट जो है, ये वाइवा में पूछते होते हैं, वॉबल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ना टीएनए स्ट्रक्चर की और उसके टीएनए टीआरएनए का स्ट्रक्चर और उसकी चार्जिंग किस तरह होती है, वो चार्ज किस तरह होता है, ये आपको आना चाहिए। ये हमारा सेंड अप का क्वेश्चन था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, टीआरएनए की चार्जिंग किस तरह होती है। फिर आपको पता होना चाहिए राइबोसोम्स के सब यूनिट्स का, प्रोकैरियोट्स, यूकेरियोट, ये तो पहले से ही पता है। फिर फेजेस आ जाते हैं ट्रांसलेशन के। इसका इनिशिएशन फेज जो है ना, बस इसमें से ये एफ मेट वाली बात थोड़ी बहुत देख लेना, बाकी इतना इनिशिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका इलोंगेशन जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारा सवाल आया था पूरा का पूरा ना 3-4 नंबर का सेंड अप के अंदर। तो इसमें यही डायग्राम बनानी थी इलोंगेशन की। तो यही वाली जो निंजा ने बनाई थी ना ये, और उसके बाद टर्मिनेशन तो आसान सी होती है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमारे पास ना जब वो बन जाता है ना, तो एंड में आपके पास ना ट्रांसलोकेशन होती है। तो ये इतना ज़्यादा कोई खैर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आगे जब अभी मैं चैप्टर से बताऊँगा ना, तभी समझ आ जाएगी। अच्छा, तो अब ये चैप्टर के अंदर आए। सबसे पहले मैंने कहा था जेनेटिक कोड, वो यहाँ पे ही दिया हुआ है, इसको यहाँ से रीड कर लेना। जेनेटिक कोड पूछ लेते होते हैं, बस ऐसे ज़्यादा नहीं पूछते होते कि क्या है, लेकिन इधर से आपको ना मेन बात होना चाहिए। एक हमारा आया था कि हम आपके पास ना ये 3 होते हैं स्टॉप कोडॉन्स। ठीक है, टर्मिनेशन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन्स, ये वाले, ये तो आपको वैसे भी पता है। तो ये आपके पास वैसे किसी भी ना अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। बट जब आपने अमाइनो एसिड्स पढ़ा होगा ना, उसके अंदर ना सीरीनो, सिस्टीन और पायरोलाइजिन, ये 21st और 22nd अमाइनो एसिड्स हैं। इनके लिए कौन से कोडॉन्स होते हैं, तो वो ये वाले होते हैं। ये हमारे ना एमसीक्यू आया था, तो ये लाजमी कर लेना। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। इसकी स्पेसिफिसिटी, इसकी यूनिवर्सैलिटी, इसकी डिजेनरेसी, इसकी नॉन ओवरलैपिंग एंड कोमास वगैरह, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। म्यूटेशन अलग से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर से, क्योंकि साइलेंट म्यूटेशन अलग भी आ जाता है, मिस सेंस भी अलग आ जाता है, नॉन सेंस भी। तो आपको इसकी क्या डेफिनेशन एक एक लाइन में दी हुई है, उसके बाद उसने एक एक उसकी एग्जांपल दी हुई है, आपको भी यही करना है। अदर म्यूटेशंस जो हैं उसके अंदर ये जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन वगैरह है, रीड कर लेना। वैसे मेरे हिसाब से तो किसी ने नहीं इतनी खैर पूछी थी। हाँ, इसमें से बस आपको ये हंटिंगटन डिजीज़ वाली बात पता होगी, तो आपको ये समझ आएगी। तो ये आप ये डायग्राम अच्छे से कर लें, समझ लेना, और बस थोड़ी बहुत थ्योरी भी साथ कर लेना। उसके बाद फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, ये भी अलग से इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, और ये इसकी भी एग्जांपल और डेफिनेशन ही आपने करनी है। फिर आ जाता है कि कंपोनेंट्स कौन से चाहिए होते हैं इसके लिए। तो इसी में आपके पास वो जो मैंने बताया था ट्रांसफ़र आरएनए। अब ये जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है ना, फिर इसी के बारे में उन्होंने आगे सारी की सारी बातें बताई हुई हैं, रीड करते जाना। इधर ही आपको वॉबल इफेक्ट भी मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास ना ये सिंथेटिज है, यहाँ पे करके ना इन्होंने इसका ना चार्जिंग का भी मैकेनिज्म बताया हुआ होगा, तो आपने वो भी चार्जिंग वाला भी कर लेना। मैंने खैर ये चैप्टर को बस ऊपर ऊपर से रीड किया था, ज़्यादा डिटेल में नहीं गया था। निंजा वाला लेक्चर ही काफ़ी था, क्योंकि इसमें ज़्यादा सवाल इसमें से इतने आते नहीं हैं आपको। लेकिन वो जो इलोंगेशन है ना, उसको समझने के लिए ए, पी और ई साइड्स लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, ये आपको लाजमी आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास अब उन्होंने कहा ये अब यहाँ से वहाँ पे पीछे नहीं था, बल्कि वोबल हाइपोथेसिस यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपने करना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर स्टेप्स जो है ना, अब ये स्टेप्स यहाँ पे सारे दिए हुए हैं। इसमें से ना ये पूछते होते हैं शाइन डायलगार्नो सीक्वेंस, ये इंपॉर्टेंट है, शाइन डायलगार्नो सीक्वेंस। उसके बाद ये इतना खैर कोई इंपॉर्टेंट बातें बस ना पढ़ लेना, रीड क्योंकि आपको करना है स्टेप्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। कोई एमसीक्यू दे देता है, कुछ ये वगैरह नहीं, लेकिन इलोंगेशन जो है वो एससीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, तो ये इलोंगेशन आपने एससीक्यू के लिए करनी है। और ना आपने अगर ये पीछे वाला नहीं कर रहे तो ना करो, लेकिन ये डायग्राम लाजमी करनी है। इसी में सारा का सारा ट्रांसलेशन बताई हुई है उन्होंने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर ना ये यहाँ पे एंटीबायोटिक्स दी हुई हैं, ये जो कि इनहिबिट करें। स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, प्यूरोमाइसिन हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया, एरिथ्रोमाइसिन। ये वाइवा के अंदर और थ्योरी के अंदर हर चीज़ में बहुत पूछे जाते हैं कि नेम 4 इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इंडिकेटिंग देयर साइट ऑफ एक्शन। तो ये डायग्राम तो किसी सूरत नहीं छोड़नी है ना आप लोगों ने।
उसके बाद टर्मिनेशन जो है, तो बस टर्मिनेशन भी बस कर लेना, इतने कोई नहीं करने की वैसे इतनी कोई ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से तो। फिर आ जाती है ट्रांसलेशन की अब रेगुलेशन, तो इसको भी बस एक नज़र ना रीड करके, और ना यहाँ पे आपके पास ये जो है ना, इसको भी निंजा समझाएगा प्रोटीन टारगेटिंग को, तो वो भी इसको एक नज़र देख लेना, इतनी लेकिन पूछी नहीं जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होगा ना उसके बाद, उस डायग्राम के बाद, ये है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन वाली बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसी तरह पोस्ट ट्रांसलेशनल वाली और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। इनको ना यहीं से कर लेना, निंजा ने थोड़ा सा बस करके बताया था, ज़्यादा नहीं उसने डिटेल बताई थी। तो बस वैसे तो इतना मेन सिर्फ नाम है, ये हेडिंग्स हैं, ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपने यहाँ से करना है, इसकी ना आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी हेडिंग्स आनी चाहिए, और इनकी एक एक एग्जांपल साथ आनी चाहिए आपको। ये प्रोटीन डिग्रेडेशन वाला भी हमारा ना, वो आपने वैसे भी वहाँ पे भी पढ़ा होगा, प्रोटीन के अंदर यूबिक्विटिन और ना वो प्रोटियोसोम वाला, तो वो वाला ही यहाँ पे फिर से आ जाता है प्रोटीन डिग्रेडेशन के अंदर। और ना वही हमारे प्रॉफ का सवाल था। तो यहाँ तक हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाँ, एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आया था कि गिवन आउटलाइन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड यूकेरियोट्स और फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो उसमें आपके पास ये डीएनए से स्टार्ट करके एंड तक आ रहे थे, तो ये भी आपने लाजमी कर लेना है। तो यहाँ तक ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।